आई थिंक कि शायद कार के इंजन तक लिखाया था। मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि आई थिंक कार का इंजन तक लिखाया था। एनर्जी कंजर्वेशन, कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ लिए हो? तो ये सब लिखाए थे। इलेक्ट्रिक मोटर लिखा दिए हैं, इलेक्ट्रिक आयरन लिखा दिए थे, इलेक्ट्रिक बल्ब भी लिखा दिए हैं, रेडियो भी लिखा दिए थे। 3 हुआ, रेडियो 4 हुआ, और देखिए इलेक्ट्रिक सॉरी स्टीम इंजन लिखा दिए हैं, राइट। ओके, आगे से देखते हैं। कार इंजन शायद नहीं लिखा है, सो लेट अस सी। In a car engine, fuel is burned to produce heat, and this heat energy is used to convert into mechanical energy. In order to drive shaft or wheels of a car. क्लियर? ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है बारी बारी से। आज के क्लास में सिर्फ लिखाना है इन सभी चीजों को, समझ गया ना? तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी, इसीलिए केमिकल एनर्जी जो है वो किस चीज में बदलेगी? तो हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी जो है वो किस चीज में बदलेगी? तो काइनेटिक एनर्जी या फिर आ गया है ये बदलेगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये कार इंजन जो है वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे क्या आता है अगला? तो सेल और बैटरी आता है, ठीक है। तो कार में क्या होते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले फ्यूल बर्न हुआ, तो फ्यूल के अंदर तो केमिकल्स होते हैं, और फिर ये जो केमिकल एनर्जी जो है वो जब जलता है फ्यूल तो हीट एनर्जी में बदलता है, और उस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर दिया जाता है। क्लियर है? ओके, अगला देखो, सेल और बैटरी। लिखेंगे
A cell contains chemicals that supply electricity in order to run different type of appliances। तो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर तो केमिकल एनर्जी है, और इस केमिकल एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया, तो यह खत्म होता है। ठीक, समझे? अगला है गैस स्टोव। ये भी पढ़ाए हुए, सिर्फ लिखाना है। लेट अस सी। इन ए गैस स्टोव, cooking gas like LPG is burnt प्रोड्यूस आया, सी कट गया, to produce heat energy। इसीलिए केमिकल एनर्जी जो है वो ये किस चीज में कन्वर्ट करता है? तो हीट एनर्जी में। खत्म हो गया ये। चलो खत्म हो गया। तो इन तीनों के बारे में इतना ही लिखना है, हमने लिखा दिया। वी हैव डन इट। इज इट क्लियर? तो इन सभी चीजों को लिख लीजिए ताकि मैं मिटा करके आगे बढ़ सके। और कुछ बचा हुआ है, सोलर वाटर हीटर, उसके बाद सोलर सेल, फिर खत्म हो गया, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर? ये टोटल 8 हुआ, हमने लिखा है इसको मिला के गैस स्टोव को। चलो इसको लिख लो।
अगला देखिए, नेक्स्ट है दैट इज द सोलर वाटर हीटर। ये है इन ए सोलर वाटर हीटर sunlight is trapped to produce heat energy। क्लियर है? इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से क्या मिला हमें, तो हीट एनर्जी। चलो खत्म हो गया। अगला देखिए, दैट इज द सोलर सेल। लिखेंगे इन सोलर सेल लाइट इज ट्रैप्ड। आप सनलाइट ना लिख करके केवल लाइट भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। इज ट्रैप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है वो लाइट एनर्जी को तब्दील कर दे रहा है, बदल दे रहा है किस तरह की एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो वी हैव डन इट। एक लास्ट है, लिख लेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब इलेक्ट्रिक से चले वाला जनरेटर नहीं, बल्कि वो हमें इलेक्ट्रिक देगा, समझे? इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द rotating shaft converts into electricity। तो इसीलिए ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। चलो ये खत्म हो गया, क्लियर। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो टोटल हमने 11 लिखाया था, इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ 11 के 11 खत्म होते हैं, क्लियर। इसमें से तो कुछ नहीं ही पूछना होगा क्योंकि सब कुछ 1 बाय 1 करके समझाए हुए हैं, सिर्फ लिखाना ही ना था तो लिखा दिए, क्लियर। ओके चलिए इसको लिखिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़े हो?
अब नया टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही टॉपिक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड nor destroyed. This is called the law of conservation of energy. Is it clear? Okay. अगला देखो, according to the law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होगा कि when energy is transformed or changed from one form to another form of energy, the total energy before and after transformations remains the same. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो वी हैव डन इट। क्लियर? समझ लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, कहते किसे हैं। बहुत ही आसान है इसको समझना। क्लियर? मैं आपसे इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यह कहना है कि इस संसार में ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, और न ही आप इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कैसे समझा जाए इसको, तो बहुत आसान है समझना। जैसे शरीर, कोई व्यक्ति है तो मनुष्य क्या करता है, तो वो जन्म लेता है, उसी के साथ साथ मृत्यु भी होती है उसको। क्लियर है? तो मर के खत्म न हो गया। लेकिन आत्मा के बारे में क्या कहा गया कि ये अजय है, अमर है। यह शरीर बदल सकती है, रूप बदलता है, आत्मा कभी नहीं मरता। तो एनर्जी भी वैसे ही समझिए आप कि ये अजय है, अमर है, ये कभी नहीं मरता है, बस यह बदलता है, एक रूप से दूसरा रूप ले लेगा। कौन? ये एनर्जी। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वहीं लिखा हूं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस 4 लाइन में क्या हमने लिखाया, तो हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कहनाम है कि जब भी कोई एक एनर्जी है, क्लियर, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपने बल्ब जलाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, लेकिन बल्ब न जलाने से पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी न थी, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया तो फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? राइट? लेकिन इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या रोल है? तो रोल यही है कि जो एनर्जी पहले था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना अमाउंट में थी, ठीक है,
उसके बाद लाइट एनर्जी में बदल गया, भले ही लाइट एनर्जी में बदल गया है, लेकिन जितना मात्रा था एनर्जी के पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, उतना ही मात्रा है बाद में भी, वो है लाइट एनर्जी के रूप में। क्लियर है? समझे? लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया गया, तो थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट हो गया है। यहां पर कहां चला गया वेस्ट होके? क्योंकि अभी अभी तो हमने कहा कि डिस्ट्रॉयड, वेस्ट तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो वेस्ट क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है कि लाइट एनर्जी में ना कन्वर्ट होकर के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? लेकिन यहां पे ओवरऑल अगर देखें पहले और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का केस, तो एनर्जी हमारा कांस्टेंट है, रिमेन्स द सेम, वो बराबर ही रहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 20 जूल, तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को मिलाएंगे तो 20 जूल ही हमें मिलेंगे। इज इट क्लियर? ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो इसको याद रखिएगा। अभी भी ही अगला टॉपिक में मूव करेंगे, 2 और टॉपिक, फिर ये चैप्टर खत्म होता है। क्लियर है? तो उन दोनों टॉपिक को हेल्प करेगा जो अभी भी हमने बोला, उन सभी चीजों को याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी तो हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्लियर है? आप चाहते हैं तो हम इसे लिखा सकते हैं, लिखेंगे कि when an electric, इसको हटा दो तो नहीं तो सनलाइट जो है वो इधर आ जाए। When an electric bulb is switched on, then the electrical energy gets converted into light energy, but some of the electrical energy may be wasted because when a bulb glows, it produces heat. That is heat energy. But the total energy remains the same. It means electrical energy is equal to light energy and heat energy. चलो खत्म हो गया। क्लियर है? वी हैव डन इट। तो खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो लिखो इसको। आई होप कि इसमें से किसी को कुछ भी नहीं पूछना होगा। ठीक है, ओके।
मिटा दो ना इसको। अब आगे देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल क्या होता है हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसको याद रखना। ठीक, नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिगर से समझ जाइएगा। तो फिगर से पहले आपको समझा देते हैं। तो देखिए, ये एक बॉल है, ये बॉल जो है वो ए पॉइंट के पास है, ये बी पॉइंट के पास है, ये सी पॉइंट के पास है, ये डी पॉइंट के पास है और ये ई पॉइंट के पास है। क्लियर है? एक बॉल को हमने बड़े ही आराम से, ये 2 और 2 4 और एक 5 बॉल का जो फिगर बनाया है वो एक ही बॉल है। अब कहा कि 5 बॉल 1 बॉल कैसे हुआ सर? कुछ ही पूछ देते हैं, सुनते रहो, आगे पता चल जाएगा। हमने क्या किया, एक बॉल को बड़े ही क्रेन की मदद से, बड़े ही आसानी से क्रेन की मदद से ऊपर लेके गया है, इतना हाइट पर लेके गए हैं, समझे? ये जो है ये ग्राउंड है हमारा, ये सतह है, ठीक। यहां पे जो है वो है बॉल एट रेस्ट, बॉल एट रेस्ट, क्रेन से इस बॉल को ऊपर उठाए हुए। और ये जो बॉल देख रहे हैं ये है फॉलिंग बॉल।
यानी कि बॉल जो है वो गिर रहा है, फिर गिरते गिरते बॉल यहां पे आया, तो फिगर के माध्यम से दिखाएं कि बॉल जो है वो बी से गिरते हुए सी पॉइंट के पास आया, ठीक है। फिर सी से बॉल गिरते गिरते डी पॉइंट के पास आया, फॉलिंग बॉल, ठीक है। और ये जो बॉल है, बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी कि सतह से टकराने से बल्ब जो है वो ब्लिंक कर रहा है, नहीं, यानी कि सतह से टकराने से पहले, थोड़ा सा पहले का ये बॉल लिए हुए हैं, ठीक है। समझा? सतह से टकराने से थोड़ा सा पहले लिए हुए इस बॉल का। क्लियर है? तो बॉल को जब हमने ऊंचाई पर लेके गया तो इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि यहां पे बॉल जो है वो रेस्ट में, ठीक है। फिर बॉल यहां से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटते हुए नजर आ रहा है जी इस बॉल का। क्यों? क्योंकि हाइट डिक्रीज ना कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है कि नहीं? यह हमारा बॉल है। क्लियर? इस तरफ हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इस तरफ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे लिखेंगे Pe प्लस के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? क्लियर? यहां पे लिखा हमने 20 जूल, यानी कि जब बॉल एकदम ऊपर में रेस्ट पोजीशन में था तब पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल था, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 जूल है, 0 जूल, यानी कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ तब यहां पे 15 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि हाइट घट रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां पे जो है वो 5 जूल हो गया। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो अब मोशन में आ गया, वेलोसिटी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 5 जूल। यहां पे देखिए, यहां पे जब 10 जूल हुआ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गया, ठीक है। जब बॉल डी पॉइंट के पास आया गिरते हुए ऊपर से, तो यहां पे 5 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और यहां पे 15 जूल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। लेकिन जब बॉल आया एकदम सतह के एकदम करीब, या फिर सतह के ऊपर ही आ गया ये बॉल, ठीक है, तब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ भी हाइट है ये नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गए, सबसे ज्यादा हो गए। क्लियर है? क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी को तय किया है, तो 20 जूल का हो गया। लेकिन अगर इन दोनों का ओवरऑल सम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 जूल बराबर 20 जूल, जो कि कांस्टेंट है। इधर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी 5 जूल बराबर 20 जूल, ये भी क्या है? कांस्टेंट ही है। यहां पे देखिए 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 20 जूल कांस्टेंट है एनर्जी। डी केस में देखिए पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल और काइनेटिक एनर्जी 15 जूल, यानी कि 20 जूल कांस्टेंट है। यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल और काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, हमारा कांस्टेंट है 20 जूल। क्लियर है? ओके, तो ये खत्म होता है। इतना सब कुछ लिखा तो दिए होंगे, लेकिन कोई लड़का अभी भी सोच रहा होगा
कि पता नहीं चला सर क्या पढ़ा है क्या लिखा है कि नहीं। तो आइए एक बार फिर से इन सभी चीजों को और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? इसके माध्यम से यह सिखाना चाह रहा हूं कि जब बॉल को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो जो हमारा एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो बॉल गिरते हुए पॉइंट ए से बी के पास आ जाए, या फिर सी के पास रहे, या फिर डी के पास रहे, या फिर ई के पास आकर के यानी कि एकदम जमीन को छू भी दे, एकदम रुक भी जाए, तो भी एनर्जी जो है वो सेम ही रहेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही का नाम है जी, है कि नहीं? ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये है हमारा टॉपिक। क्लियर है कि जब ऊपर से बॉल गिर रहा है तो बॉल कहीं पे भी रहे, एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है? तो क्या एक्सप्लेनेशन ये है कि जब बॉल ए पॉइंट के पास था, क्रेन से उठा करके, जब कोई रेस्ट पोजीशन में था, नीचे से सतह से क्रेन से उठाया गया, बॉल को ए पॉइंट के पास ले गया, अभी रेस्ट में, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल का है। क्लियर है? लेकिन जब बॉल को ऊपर से छोड़ दिया गया, गिरते गिरते ये गिर ही रहा है, ये बॉल लगातार कहीं पे रुका नहीं है। हमने एक पॉइंट ले लिया कि बी के पास आएगा ना कभी, फिर सी के पास आएगा ना, फिर डी के पास, तब ना ग्राउंड को टच करेगा, है कि नहीं? तो बी के पास आया, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ते जा रहा है। यह एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। ठीक है? तो शुरू में इस बॉल के पास 20 जूल था। ठीक है? जब यहां से रिलीज किया गया तो भी इस बॉल के पास 20 जूल ही रहना चाहिए, तब ना कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब ना वैलिड करेगा, है कि नहीं? यानी कि 20 जूल गिराने के बाद भी और गिरते समय भी 20 जूल ही रहना चाहिए, तब ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहेगा। किसके लिए? उस बॉल के लिए जो कि फ्री फॉल में गिरा, या फिर कोई भी बॉडी है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी कि गिर रहा है बड़े ही आसान से। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से आप जोड़े तो दोनों को मिला करके तो 20-20 जूल ही हमें मिला है कि नहीं? 20-20 जूल ही मिला हर एक पॉइंट पे। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉल के केस में हमारा जो एनर्जी है वो हर एक पॉइंट पे, हर एक पोजीशन पे वो है कांस्टेंट है, सेम है, नहीं बदलाव होगा। क्लियर है? तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एनर्जी जो है वो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि एनर्जी जो है वो रूप बदलता है। माना कि ए से बी के पास आया है बॉल, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है, यानी कि 5 जूल खो दिया, तो 5 जूल खोएगा क्या बॉल? 5 जूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया, और इन दोनों ऊर्जा को मिलाएंगे तो बॉल के पास अभी भी जो एनर्जी है वो 20 जूल का ही है। क्लियर है? क्या बोलते हो? इवन आपको लड़का बोला है कि सर बॉल जब ग्राउंड को एकदम छू देगा, हिट कर देगा, तब तो भी एनर्जी 20 जूल ही रहेगा इसके पास। क्लियर है? कैसे? लेकिन यहां पे एनर्जी जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही नहीं रहेंगे, बल्कि और भी कुछ हो जाएगा, और भी बदलाव हो जाएगा। अब कोई पूछा है कि कैसे एक्सप्लेन कीजिए? बहुत ही आसान है। जब बॉल सतह को हिट करेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हार्ट घटते घटते एकदम जीरो हो गया, तब पीई जो है वो H0, तब पीई जीरो, है कि नहीं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो H0 कर दिए तो mg से गुना करेंगे तो पी जीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो सतह पर जब बॉल आएगी ना तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, लेकिन केवल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही इस बॉल के पास एनर्जी नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही सिर्फ एनर्जी इस बॉल के पास नहीं है। तो किस चीज के रूप में है? तो इसके पास जब ये सतह को हीट किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी है। फिर साउंड एनर्जी इसने पैदा किया तो साउंड एनर्जी भी इसके पास हुआ, और तो और जब हीट किया, साउंड निकाला, तो सतह गर्म हो गया होगा ना। जैसे अगर मैं आपको एक लपड़ मारूं कस के, तो आपके जो गाल हैं वो गर्म हो जाएंगे ना, लेकिन स्टिक से मैं हीट करूं आपके हाथों को, तो हाथ जब वो गर्म हो जाएगा ना, तो हीट एनर्जी के रूप में भी है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल ने खोया है 20 जूल का, वो आप 20 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी और
हीट एनर्जी, तीनों को जोड़ दे तो 20 जूल हमें मिलेगा। तो इस तरह से बॉल सतह को हीट करने के बाद भी एनर्जी जो है, एनर्जी का लेवल जो है वो 20 जूल ही है, यानी कि सेम ही है। चलो खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके। तो इस फिगर को बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आप चाहते हैं कि लिखाएं तो बिल्कुल लिखाएंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट टोटल लिखाएंगे। क्लियर है? उससे पहले कि आगे लिखाऊं, इन सभी चीजों को लिख लीजिए, वरना मैं मिटा दूंगा। ठीक है? चलो लिख लिया, मिटा देते हैं फिर। मन नहीं लग रहा है? एक बार हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो बैठे हुए थे लीजर में, तो बोला कि मन नहीं लग रहा। 6 क्लास का लड़का था, समझे? तो वो बोला कि सर आपके पास ईयरफोन है, मोबाइल है, तो आइयो बोल रहे हैं कि मन नहीं लग रहा। हमारे पास क्लास में रहता तो हम कहते इतना आराम और कहाँ। जे बोला वो लड़का, हम तो समझे, हम कहे बढ़िया। तो हम कहे कि तो क्या चाहिए, फोन चाहिए? तो कहा नहीं नहीं सर बोलेंगे। तो हम कहे हम ही सर हैं, हम नहीं बोलेंगे। तो बोला कि आप ना बोलिएगा, मेरा मतलब है कि आप नहीं ना बोलिएगा, दूसरा टीचर बोल देखेगा तब बोलेगा। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब के बारे में पढ़ना है ना। और ये बहुत सारा टॉपिक आता है कि जब द्रव्य द्रव्य में मिलल है, द्रव्य द्रव्य के मिश्रण को अलग कैसे करें, और फिर है ठोस और द्रव्य यानी कि लिक्विड ना, तो ठोस लिक्विड में मिला रहेगा द्रव्य में, तो कैसे अलग करेंगे ये भी जानना है। और दो गैसों का मिश्रण को भी कैसे अलग करेंगे, समझे? यहां तक कि ये भी जानना है कि दूध से क्रीम जो है वो कैसे अलग होता है। अरे नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है, समझे? जब आप फतुहा जंक्शन जाइएगा ना, तो वहां पर देखिएगा ना कि दूध से क्रीम सब निकाल रहा होता है। यहाँ भी मशीन है, दूध डाल देगा ऊपर और ऐसे से घुमाते रहेगा। तो आप देखे हैं? तो हाँ, तो वही सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को जानना है। तो नीचे यहाँ पे 5 स्टेप मैं लिखा रहा हूं, समझे? उन सभी चीजों को लिख लीजिएगा। स्टेप्स लिखा रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी, डी के पास भी, ई के पास भी बॉल जब गिरते हुए आया, ई के पास यानी कि ग्राउंड को छू दिया, ठीक है, तो भी एनर्जी जो है वो 20 जूल के 20 जूल ही है, बॉल के पास नहीं घटा। एक्सपेरिमेंट में ये करके देखा गया है। क्लियर है? ओके। तो लिख लेगा स्टार लगा करके नीचे, फ्लोइंग आर the conservation of energy during the free fall
ऑफ ए बॉडी। क्लियर है? जिसमें से सबसे पहला देखो, when the ball is at point A, it is in the rest position, it is in the rest, so it has only potential energy of 20 joules and hence required total energy is the same। दूसरा देखिए, at point B the falling ball has 15 जूल ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को PE, एंड 5 जूल ऑफ K काइनेटिक एनर्जी। So the sum of PE plus K is 20 joule and hence energy is conserved। Clear? Okay। तीसरा देखो, at point C the falling ball has 10 joule of potential energy and 10 joule of kinetic energy, so the sum of potential energy and kinetic energy is 20 joule, hence energy is conserved। अगला देखिए, at point D the falling ball has 5 joule of potential energy and 15 joule of kinetic energy, so the sum of potential energy and kinetic energy is 20 joule and hence energy is conserved। क्लियर? ओके। अंतिम लास्ट पॉइंट देखिए, एट पॉइंट D E the falling ball has 0 joule of potential energy and 20 joule of kinetic energy, so
द सम ऑफ Pe plus Ke is 20 joule and hence energy is conserved। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, वी हैव डन इट। इन सभी चीजों को लिख लेना। और हाँ, एक बात और याद रखना कि जब बॉल ग्राउंड को हिट भी कर दिया तो भी एनर्जी क्या है हमारा, सेम है, समझे, 20 जूल ही है। लेकिन अब कोई लड़का हमसे बोल देगा कि सर बॉल को नीचे से उठा करके ऊपर फेंक दें तब है कि नहीं, कुछ ही पूछ सकता है, भरोसा नहीं कर सकते। कहेगा ना जी कि सर ये तो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो तब तो बता दिया, लेकिन नीचे से ऊपर फेंक देता तो भी अब हमें फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आप इसी में समझ सकते हो, इसी से काम चला लो। कैसे, बहुत आसान है समझना। जब नीचे से फेंकिएगा तो जब उसके पास 20 जूल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, है कि नहीं, तब पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही बॉल ऊपर जाते रहेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी ना। जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी जो है वो घटते ना जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर ना खींच रही है जी, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, भूल गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, काहे, क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो इंक्रीज ना कर रही है, तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, है कि नहीं। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, समझे। तो इस तरह से नीचे से आप बॉल को ऊपर भी फेंक रहे हैं तो भी हमारा एनर्जी का जो लेवल है वो कांस्टेंट ही है, वो सेम ही है, समझ गया। तो इस चीज को सुन करके याद रखना, इस चीज को अलग से लिखाने की कोई जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? नहीं तो सब कुछ लिखा ही देंगे तो फिर किताब नहीं है तो पूरा नोट्स हो जाएगा, समझे। ओके, ठीक है, इन सभी चीजों को लिख लीजिए। लिख लिया, मिटा दें, हो गया। ओके, तो एक लास्ट टॉपिक था, ये तो बॉल गिर रहा था उसके केस में बताया, फिर नीचे से ऊपर फेंके वाला ही बता दिए, है कि नहीं। एक अंतिम है सिंपल पेंडुलम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम, या फिर यूं कहूं, या फिर यूं बोलूं कि पेंडुलम नहीं देखा है, घड़ी में जो ऐसे 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 होते रहता है ना, वो ही पेंडुलम है, समझे। तो उसमें एनर्जी जो है वो पेंडुलम यहां रहे या फिर ए पॉइंट के पास आ जाए, सॉरी ए पॉइंट के पास रहे और फिर ए से बी के पास आ जाए और फिर ए के पास आए, फिर सी पॉइंट के पास जाए और फिर ए के पास, फिर बी पॉइंट के पास जाए, तो इस केस में भी एनर्जी जो है वो हमारा कंजर्व्ड है। कैसे, अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अब तो टाइम हो गया है कि नहीं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।